Hello everyone. I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS Current Affairs चैनल. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आज का हमारा टॉपिक है वेरी डिफरेंट आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बहुत जमाने के बाद में एक एनवायरमेंट रिलेटेड हिंदू एडिटोरियल आया है. पिछले एक महीने में और आई गेस 20 दिन हो चुके हैं जहां पे प्रॉपर एनवायरमेंट का टॉपिक नहीं आया था विद रिगार्ड टू व्हाट क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वेटलैंड्स, कोरल रीफ्स. इस तरीके के कॉन्सेप्ट बहुत इंथुसियास्टिक होते हैं पूरे एस्पिरेंट्स को बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, राइट? तो ये टॉपिक्स तो आजकल आ ही नहीं रहे थे. मैं तो एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि कब ये टॉपिक्स आएंगे, बट फाइनली आज में जो भी थी मेरी मुराद समझो, मेरी दुआ समझो, वो पूरी हो गई. सो वी हैव गॉट ए प्रॉपर एडिटोरियल विद रिगार्ड टू व्हाट एनवायरमेंट. ओके, अपने सिलेबस में है. सो एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक इन अवर एनवायरमेंट. पढ़ने वाले हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के ऊपर. ठीक है, फाइन. सो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या है बायोस्फीयर फुटप्रिंट, क्या है कार्बन फुटप्रिंट. ठीक है, थोड़े फैक्टॉइड्स देखेंगे. बायोस्फीयर रिजर्व्स अक्रॉस द वर्ल्ड कितने हैं और इंडिया में कितने हैं, कौन से कंट्रीज के पास बायोस्फीयर रिजर्व्स है ही नहीं, इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कब आया था, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, क्यों हम पढ़ना है बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी इंपॉर्टेंस और महत्वपूर्णता क्या है वो भी हम पढ़ने वाले हैं. हाउ कैन इंडिया डेवलप माउंटेन बायोस्फीयर रिजर्व. माउंटेन इज नथिंग बट माउंटेन एरियाज में बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ना, तो उनको बोलेंगे हम माउंटेन बायोस्फीयर रिजर्व. और रोल ऑफ यूनेस्को है क्या? यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, वेरी वेरी फेमस प्रोग्राम, मैप बोल के, जिसका फुल फॉर्म है मैन एंड बायोस्फीयर. मीन्स हम, मैन, ह्यूमन बींग्स एंड बायोस्फीयर, इन दोनों का रिलेशन के ऊपर एक यूनेस्को का प्रोग्राम है. ये अम्ब्रेला प्रोग्राम है. अम्ब्रेला प्रोग्राम मींस इसके प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे मैन और बायोस्फीयर रिलेटेड वर्ड और ये इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं हमेशा. सो वेरी फेमस है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. किसका है ये एग्जाम में पूछ सकता है. यूनेस्को का है या यूनेप का है या यूएनडीपी का है या यूएनएफसीसी का है. सो योर आंसर विल बी व्हाट, जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो, सॉरी, जो मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है वो यूनेस्को रिलेटेड है. ठीक है, यस. देखिए, अवर प्लैनेट बहुत यूनिकली सेटअप किया गया है इन अवर सोलार सिस्टम. ओके, ज्यादा नजदीक भी नहीं है सन के जहां पे पूरी ह्यूमिडिटी या पूरा हीट रहो, जहां ज्यादा दूर भी नहीं है कि पूरा कोल्ड रहो. तो एक यूनिक प्लेस दी गई है हमारे अर्थ को, सो दैट हमारे जो भी इकोसिस्टम से, इकोसिस्टम का मतलब है इकोलॉजी. ओके, इको मीन्स इकोलॉजी, सिस्टम. इकोलॉजी में कौन रहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सिस्टम क्या है? मीडियम है. मीडियम मतलब क्या है? इकोलॉजी में हम प्लांट्स रहते हैं और ह्यूमन बींग्स है. ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और प्लांट से लेते हैं ऑक्सीजन, राइट? तो ये जो साइकिल है, ओके, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टम. इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म हो रहा है. जस्ट लाइक अपने कंप्यूटर सिस्टम में भी हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट जिस तरीके से अपने आप को आता है, उसी तरीके से हम ले रहे हैं इनपुट, ऑक्सीजन ले रहे हैं हम प्लांट से और हम दे रहे हैं आउटपुट. दैट्स व्हाई ये इसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम. और यहाँ पे मीडियम क्या है? मीडियम है एयर. आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं? एयर के थ्रू ले रहे हैं. वाटर के थ्रू तो नहीं ले रहे हैं, खाने के थ्रू तो नहीं ले रहे हैं. तो आपको जब ऑक्सीजन आप ले रहे हैं तो आप एयर के थ्रू ऑक्सीजन ले रहे हैं, और आप जब छोड़ रहे हैं तो प्लांट्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? एयर. तो एक मीडियम होता है इकोसिस्टम में, और एक इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म होता है. किसके बीच होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच होता है. मतलब क्या है? देखिए, एयर हो गया एबायोटिक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए बायोटिक. सो interdependence of biotic and abiotic components is called as what? इकोसिस्टम में हम स्टडी करते हैं. बेसिकली इकोलॉजी बोलते हैं बट इसमें इकोसिस्टम भी होता है. इकोलॉजी तो एम्ब्रेला स्टडी है, उसके अंदर एक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का. सो हमारा जो अर्थ है ये प्रॉपरली यूनिकली प्लेस किया गया है, लाइक mercury, वीनस, अर्थ तो तीसरे नंबर पे है. सो दैट हमारा पूरा इकोसिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करे एंड इट प्रोवाइड्स ए होम फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स. जो कोल्ड में रहने वाले क्रिएचर्स है वो कोल्ड में रह रहे हैं, जो डेजर्ट में रहने वाले हैं जो डेजर्ट में रह रहे हैं, जो पानी में रहना चाहते हैं पानी में रह रहे हैं. अगर ज्यादा दूर होते थे, अगर अपन नेपट्यून यूरेनस के पास अगर अपना अर्थ होता था तो वहां पे तो खाली कोल्ड ही कोल्ड होता था, कि जो भी धूप में रहने वाले जानवर होते थे
वो नहीं वहां पे रह सकते थे, राइट। ज्यादा नजदीक रहते थे तो जो भी पूरा पानी एवापोरेट हो जाता था, अगर सन के नजदीक रहते थे तो कुछ बचता ही नहीं था। तो जो पानी में जो रहते थे ऑर्गेनिजम्स वो नहीं रहते थे, राइट। सो बेसिकली ऐसा पोजीशन अपने को मिला है अपने सोलर सिस्टम में जहां पे ना तो ज्यादा कोल्ड है ज्यादा हीट है, इसलिए वी आर दी we are the important celestial body in the universe that is preserving what life को प्रिजर्व कर रही है अर्थ हमारी। फ्रॉम वॉट एवर वैंटेज पॉइंट्स, कहाँ से भी कोई पॉइंट से ले लो, अगर हम नेचर को देखते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि उसको कंजर्व करें, नेचर को कंजर्व करें। जिस तरीके से हम हमारे कल्चर को, हमारी लैंग्वेज को, हमारी आइडेंटिटी को कंजर्व करते हैं, उसी तरीके से हमें एनवायरमेंट पे भी उतना ही ध्यान देना है। और इवन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारे ऑलमोस्ट ऑल रिलीजियंस में यही कहा गया है, क्या कहा गया है कि पानी खर्चा ज्यादा मत करिए। तो एक बेसिकली हमारे पास भी एक हदीस होती है, उसमें बोलते हैं कि पानी का खर्चा कम करना चाहिए, पानी देख के पीना चाहिए, ओके, साफ सुथरे रहना चाहिए, ओके, आजू बाजू कचरा कूड़ा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा इस तरीके से हर रिलीजन में ये सब बातें तो डेफिनेटली होते ही है कि नेचर को अच्छी तरीके से देखिए, उसको खराब मत करिए। ओके, सो इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट व्हाट नेचर, ठीक है। सो वाई सम इंपॉर्टेंस आई हैव टोल्ड यू, द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर लिविंग इन हार्मोनी, लिविंग इन हार्मोनी विद नेचर मीन्स नेचर को, नेचर में दिए गए जो भी रिसोर्सेस है, जो वाटर रिसोर्सेस हो, फॉरेस्ट रिसोर्सेस हो, लैंड रिसोर्सेस हो, उसको इतना एक्सप्लॉइट नहीं करना है कि हमारे जीने के लिए वो डिसहार्मोनी हो जाए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द बेस्ट कॉन्सेप्ट, okay, is living in harmony with the nature is very very important at this point of time, okay, that exists in United Nations system of World Network of Biosphere Reserve। जो यूनाइटेड नेशन ने एक कॉन्सेप्ट बनाया है जिसका नाम है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए। देखिए, ओके, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व क्या कह रहा है, देखिए कि हमें होना चाहिए इन हार्मोनी विथ व्हाट नेचर, नेचर को उतना खराब मत करिए, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है अच्छे से प्रिजर्व करिए। ओके, दैट इज यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम ये पूरे बताता है। अगर ये नेचर अच्छा रहेगा तो ह्यूमन बींग्स कैन थ्राइव एंड कैन रीलर्न हाउ टू लिव विद द नेचर। ओके, तो हम थ्राइव भी करेंगे, हम और आगे बढ़ेंगे और जीएंगे और डेवलप होंगे, और हम लर्न करते रहना चाहिए कि वी हैव टू लिव विद नेचर। देखिए, अगर नेचर को आप खराब करते हैं तो हमारी सस्टेनेबिलिटी, सर्वाइबिलिटी ही स्टेक पे आ जाती है। बायोडाइवर्सिटी हम लॉस कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हमारे दुनिया में हो ही रहा है, पोल्यूशन तो अब दिल्ली में शुरू भी हो गया है, पॉपुलेशन डायनामिक्स बदल भी रहे हैं। ओके, और ये पूरे जो भी हो रहा है एक्सेलरेटेड बाय द बिलीफ दैट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो, क्लाइमेट चेंज हो, पोल्यूशन, ये हम पूरे अवॉइड कर सकेंगे। ये जो ब्लाइंड बिलीफ है कि मीन्स ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लो जिससे नेचर को आप खराब भी करो तो वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। बट ये जो तरीका है नेचर को कंजर्व करने का, ये बहुत रॉन्ग तरीका है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस अगर आप चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर, ये बहुत गलत है। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस पे पूरे बिलीव करना, ये ब्लाइंड आइड रखना भी बहुत गलत है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that we have to protect our biodiversity, okay, reduce pollution, climate change natural way में भी ये करना बहुत जरूरी है। ओके, एंड साउथ एशिया ऑफर्स काउंटलेस ऑप्शंस, और ये प्रोग्राम को पुश देने के लिए साउथ एशिया मीन्स ये जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये पूरे कहाँ आते हैं, साउथ एशिया में आते हैं, यहाँ वाले साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। सो बेसिकली ये कंट्रीज है जो कि साउथ एशिया में होते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया में एक ऐसा नेटवर्क होना चाहिए जहाँ पे, ओके, जो बायोस्फीयर, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है जिससे बहुत अच्छा इकोसिस्टम सर्विसेज मिलते हैं, ओके, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, सो दैट जो भी इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए प्लैनेट अर्थ ऑलरेडी एक्सीड हो चुकी है। इकोलॉजी का मतलब है हमारे घर में 5 लोगों की जगह है, 5 लोगों से ज्यादा लोग रह रहे हैं, 7-8 हो गया है, तो हमारी कैपेसिटी बढ़ जा रही है, तो हम उनको सस्टेन नहीं करेंगे, उनको बाहर निकाल देना पड़ेगा घर के, राइट। इसका मतलब क्या है, हमारे इंडिया में जो भी लैंड है, हमारे इंडिया में जितना भी वाटर है, हमारे इंडिया में जितना भी फॉरेस्ट है, ये जितने लोगों को ये सपोर्ट कर सकता है उतना वो ऑलरेडी सपोर्ट
जितने कर सकता है उससे ज्यादा ही सपोर्ट कर रहा है। तो हमारी जो इकोलॉजी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हमारी जो लैंड का जो सॉइल फर्टिलिटी का प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है, जो हमारे रिवर का प्रोडक्शन ऑफ वाट, जो हमारे थर्स्ट को क्वेंच करने का, पानी पीने के लिए, इरिगेशन के लिए जितनी भी कैपेसिटी हमारे रिसोर्स के पास है, रिसोर्सेज के पास है, वो पूरे अपने आप को उसमें डाल दिए हैं। और हमारा जो इकोलॉजी है वो ऑलरेडी एक्सीड कर चुका है। मीन्स जितने लोगों को वो सर्वाइव कर सकता है उससे ज्यादा लोगों को सर्वाइव कर रहा है। तो वहां पे फुट प्रिंट ज्यादा है। So we have to revert to living in harmony with the nature, to breathe clean air again, have access to good groundwater, eat nutritious and affordable food and live in dignity. अगर इकोलॉजिकल जो कैरिंग कैपेसिटी है अगर हम रिड्यूस नहीं करते हैं, ओके, एंड पॉपुलेशन रिड्यूस करके इसको और बढ़ाते नहीं है, क्लीन एयर नहीं मिलेगी, पूरा प्रदूषण हो जाएगा, गुड वाटर नहीं होगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट, घर का वेस्ट पूरा इसमें चले जाएगा। ईट न्यूट्रिशन, उतना प्रोडक्शन होगा भी नहीं कि कहाँ से खाएं। न्यूट्रिशन फूड, एफोर्डेबल फूड नहीं हो जाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो गया, ओके, बहुत सारे एरियाज में ड्रॉट भी देखने को मिल रहा है, बहुत सारे एरियाज में फ्लड भी देखने को मिल रहा है। फ्लड इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द एग्रीकल्चर सिस्टम, ड्रॉट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द एग्रीकल्चर सिस्टम। ये बोथ भी सूरत में अपने को तो प्रोडक्शन लॉस होने वाला है, फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ओके, और हम डिग्निटी से आराम से नहीं जी सकेंगे। फिर मांगने की नौबत आ जाएगी, हाथ फैलाने की नौबत आ जाएगी, भाई 2 प्लेट खाना दो, 2 निवाले खाना दो, इस तरीके का हो जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारी नेचर से हार्मोनी से रहें, ओके, और नेचर को प्रोटेक्ट करते रहें, नेचर को कंजर्व करते रहें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बायोस्फीयर जो भी रिजर्व्स है, पहली बात तो ये कोई कंट्री में बायोस्फीयर रिजर्व को अगर डिक्लेयर करना है, एक एरिया को डिक्लेयर करना है बायोस्फीयर रिजर्व, तो यूनेस्को पहले एक्सटर्नली एग्जामिन करेगा क्या वो एरिया बायोस्फीयर रिजर्व कहलाने के लायक है या नहीं है। उसके बाद में अगर वो कहलाने के लायक है तो अप्रूवल मिलेगी। अप्रूवल मिलने के बाद में दे विल बेसिकली दे विल मैनेज बेस्ड ऑन ए प्लान, ओके, एंड वो रीइंफोर्स करते हैं थोड़े क्रेडिबल चेक्स while remaining under the sovereignty of the national government. So अगर समझिए कि हमारे एक एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व्स डिक्लेयर करना है, यूनेस्को वाले आएंगे, एक्सटर्नली एग्जामिन करेंगे, थोड़े क्रेडिबल चेक्स देंगे कि ये एरिया और कम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये एरिया में साइंटिफिक एक्सपेडिशन, साइंटिफिक रिसर्चेज अलाउ होना चाहिए, यहाँ पे टूरिज्म नहीं करना चाहिए। तो कुछ ना कुछ वो फैक्टर्स देंगे कि वो हमें फॉलो करना पड़ेगा और हमारे सोवेरेनिटी को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। बट रिमेंबर वन पॉइंट हियर, विच ऑर्गेनाइजेशन जनरली अप्रूव्स दी बायोस्फीयर रिजर्व, मीन्स आपका आंसर रहेगा यूनेस्को। नवंबर 3, ओके, कल आने वाले दिन में द इंटरनेशनल, सॉरी, आज के दिन में द इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स, इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स is going to be celebrated for the very first time. The World Network of Biosphere Reserves were formed in 1971 only. Okay, already 1971 में बहुत सारे कंट्रीज के एरियाज को ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में। ओके, वाई? बिकॉज हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है, ओके, और लिविंग इन हार्मोनी विद द नेचर, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने के लिए ऑलरेडी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व स्टार्टेड इन द ईयर 1971। Right now, ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में 738 प्रॉपर्टीज मींस एरियाज आर रिकॉग्नाइज्ड, 134 कंट्रीज के हैं, इंक्लूडिंग 12 इन इंडिया। इंडिया में 12 ऐसे एरियाज है जो कि ये यूनेस्को के अंडर में आते हैं। ओके, all biosphere reserves are internationally recognized sites on land. Biosphere reserve, very very important point for the preliminary examination. याद रखिए, biosphere reserves can be declared only on land, no, can be declared on land also, can be declared only on coast, no, can be declared on coast also, land and coast also, can be declared as a ocean, ocean को भी हम biosphere reserve कहला सकते हैं, बोल सकते हैं। गवर्नमेंट एलोन डिसाइड विच एरियाज टू नॉमिनेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है और वो फिर यूनेस्को वाले आके एग्जामिन करके क्या ये इसको दे सकते हैं अप्रूवल, नहीं, वो सोच के देंगे। और बांग्लादेश, भूटान और नेपाल तो ऐसे देश है जहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व अभी तक आया भी नहीं है, और मीन्स इतना बड़ा 738 प्रॉपर्टीज है, 134 कंट्रीज कनेक्टेड है, इतने बड़े प्रोग्राम में ये 3 जो हमारे ऊपर बैठे हैं वो तो है ही नहीं। ओके, फाइन। द साउथ एंड सेंट्रल एशिया मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्किंग मीटिंग, ओके, यहाँ पे ये प्लान किया गया है कि ये 3 बांग्लादेश, भूटान, नेपाल में बायोस्फीयर रिजर्व को डेवलप करेंगे।
अगर इंडिया और साउथ एशिया अगर देखते हैं लिटिल बिट ऑफ जीके इन्फॉर्मेशन, द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व हैज कम इन हुरुलू बायोस्फीयर इन श्रीलंका। इंडिया में द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व वाज डेजिग्नेटेड बाय यूएस यूनेस्को इन 2000, मेनली व्हाट, नीलगिरी ब्लू माउंटेन्स, नीलगिरी विच इज द ब्लू माउंटेन्स विच इज इन द बॉर्डर बिटवीन व्हाट, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। ये नीलगिरी माउंटेन्स को पहला बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था बाय द यूनेस्को। अभी देखिए इंडिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है और आगे जाके इतना बड़ा सुपर पावर आज भी है और उससे बड़ा सुपर पावर बढ़ेगा बनेगा। ओके, बट इट इज सफरिंग फ्रॉम बहुत सारे एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी इशू से सफर कर रहा है। और आगे जाके ये भी देखते हैं कि पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड भी बढ़ जाएगा। 2023 तक इंडिया की वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री हो जाएगी, चाइना को रिप्लेस भी कर देंगे। देखिए स्पेन में देखो लैंड मास 5 लाख किलोमीटर का ही उनका एरिया है और उनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट लाइक 47 मिलियन है। ओके, एंड बट वो ऑलमोस्ट 53 प्रॉपर्टीज है उनके पास। मींस इतनी छोटी कंट्री, इतना छोटा पॉपुलेशन रहने के बाद भी उनके पास 53 एरियाज वर डेजिग्नेटेड एज बायोस्फीयर रिजर्व्स। अभी इंडिया देखियो, इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ इंडिया, हमारा तो 3.3 मिलियन है, ओके, किलोमीटर स्क्वायर है। इंडिया ह्यूमन पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। ओके, सो आप समझ सकते हैं कि हम स्पेन से इतने बड़े हैं। ओके, ये तो खाली किलोमीटर में 5 लाख किलोमीटर में, अपन तो 3.3 मिलियन किलोमीटर है अपना एरिया। ओके, तो एरिया में भी बड़े हैं, पॉपुलेशन में भी बड़े हैं, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू डिक्लेयर अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व्स। ओनली 12 है हमारे पास। ये इतनी छोटी एरिया, इतना छोटा पॉपुलेशन रहने के बाद भी इनके पास 53 है। सो इंडिया कैन डू बेटर एंड कैन इंक्लूड मोर एंड मोर एरियाज। ओके, बेसिकली फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो भी 7 सिस्टर स्टेट्स है ना, वहां पे बहुत सारे एरियाज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर सकती है और हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व का नंबर है वो बढ़ा सकती है ऑन द लाइंस ऑफ टीचिंग टेकिंग लेसन फ्रॉम व्हाट, स्पेन। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ माउंटेन बायोस्फीयर रिजर्व्स मींस माउंटेन एरियाज में भी बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। Okay, it provides a welcome opportunity for Bhutan and Nepal to establish their first biosphere reserve and participate in the world network. So Bhutan and Nepal के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी भी अभी आ गई है कि माउंटेन एरिया में भी बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं, वो यूनेस्को ने अनाउंस किया है। ओके, तो भूटान एंड नेपाल के पास वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने थोड़े बहुत एरियाज को बायोस्फीयर रिजर्व को नॉमिनेट करें और यूनेस्को वाले आके देखे उनको कनेक्ट कर देंगे, तो इससे वो भी कनेक्ट हो जाएंगे पूरे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में। Okay, if these pockets of hope can expand, means those areas which are not yet a part of the MAB, if they come into that area, okay, at least one biosphere reserve, okay, per country in Bangladesh, Bhutan and Nepal until 2025, it will give realization to the millions of people that a better future is truly possible. One where we will truly live in harmony with nature. Okay, अगर हर कंट्री में एक का दुक्का अगर अनाउंस कर देते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, तो हमारे ओके वो जो नेचुरल रिसोर्सेज को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, इस तरीके से अगर हम हर कंट्री में करते हैं तो ऑटोमेटिकली इतना ज्यादा हमारे पास नेचुरल स्टॉक हो जाएगा जिससे हमारी कैरिंग कैपेसिटी आराम से बरकरार रहेगी और पॉपुलेशन को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना नहीं होगा, फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा, वाटर कंटेमिनेशन भी नहीं होगा, हम सब अच्छे से रह सकेंगे। Okay, this is all about this particular program, this particular man and biosphere program, and we have learned a lot about this. Okay, there are countries which does not have also biosphere reserves. Now they may get sooner, and we have also seen that UNESCO is a nodal agency to approve any biosphere reserves. और एक भी सबसे important point बोला हूँ मैं preliminary exam के लिए, biosphere reserve could be announced in land, on the land, at the coast or in the ocean also, no problem at all, कहीं पे भी। बट बायोस्फीयर रिजर्व एयर में होते नहीं है, रिमेंबर दिस पॉइंट, बिकॉज एयर में कुछ जगह ही नहीं है। ठीक है, राइट, दिस ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।